हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 975 को। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। कंप्यूटर रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं यार, हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, खैर जिसको जहाँ प्रॉब्लम है आप इस वीडियोस के थ्रू जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, और जो कांस्टेबल वाले हैं भाई, जो कांस्टेबल जिनका एग्जाम है, तो वो लोग अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न है भाई, 5 भुज है बोला, 5 कोने हैं, उनमें 5 लोग बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। और ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये भी हमने देखा है। और इस टाइप से जो है आपको ये चीज़ बनानी है। 5 लोग बना लेते हैं पहले, जो इनकी प्लेस है, पहले प्लेस को डिसाइड कर लेते हैं। भाई इसको ऐसे बना लो, और 4 हो गए, इसको ऐसे बना लो। केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो केंद्र की तरफ हम मुँह करके इसको बना सकते हैं, तो इसको ऐसे बना लीजिए। बात क्लियर हो गई होगी। सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन जैसे बोर्ड हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा राम रोहन के आपके निकटतम बाईं ओर है। तो पहला बना लेते हैं, मान लो कि राम रोहन के निकटतम बाईं ओर है ना। मैंने कहा यार मान लेते हैं कि राम यहाँ पे बिठा दो और रोहन को यहाँ बिठा दो। सिंपल सी बात है, हमने ये बना ही दिया है। दूसरा इसने क्या बोला है, दूसरा का इसने जो सुनीता है वो राम के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब भाई सुनीता आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि राम की पड़ोसी नहीं है। रोहन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सुनीता नहीं आ सकती। सुनीता का स्थान यहाँ पे और यहाँ पे है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंदन सुनीता और सीमा दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। चंदन जो है, सुनीता और सीमा दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। किसके? चंदन के। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया चंदन तो आपके आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चंदन जो है वो निकटतम पड़ोसी। और किस किस का निकटतम पड़ोसी है? सुनीता और सीमा का। और सुनीता यहाँ पे नहीं आएगी, सुनीता आपके आनी चाहिए भैया यहाँ पे। सुनीता और आपके पास जो सिंपल सी बात है, ये कौन सी आपके पास? सीमा। सीमा आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कुछ आपके पास डायग्राम बनेगा ऐसा। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बताना है आपको कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर आप पहला देखेंगे कि बोला जो सुनीता है वो दक्षिणावर्त दिशा में राम से तीसरे स्थान पर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है? यहाँ पे क्लॉकवाइज से मतलब है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज रोटेशन आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ऐसे होगा। तो देखो, क्या सुनीता राम से क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे पोजीशन में नहीं है? बिल्कुल है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ से चले जाओ इस तरफ, तो आपके पास पहली कौन है? सीमा है। दूसरा आपके पास चंदन है। तीसरा आपके पास यहाँ पे सुनीता हो जाती है, ठीक। तो ये इस टाइप से जो आपके पास पहला यहाँ पे आंसर बन जाता है यार, तो हमें ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए तो 87 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये आपके पास जो ऑप्शन में ये आपके पास जो साइन है वो थोड़ा सा मिसिंग थे इसमें, तो ये साइन मैंने लिख दिए। तो जिसके पास पेपर है वो पेपर अपना चेक कर लीजिएगा, बाकी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको क्या बोल रहा है, देखो जो ये भाग है बोला, भाग बड़े को दिखा रहा है, गुणा जो है जोड़ को दिखा रहा है, आपके पास जो एडिशन है वो भाग को दिखा रहा है, एंड सो ऑन। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इस ऑप्शन नंबर बी में अगर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक, वैल्यूज़ को पुट करने का मतलब देखो, जैसे 3 है ना, इस 3 को ऐसे लिखो, यहाँ पे ये 3 आपने ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे गुणा है ना, गुणा को क्या करना है, कहीं लिखा हुआ है गुणा, ओके, यदि ये हो गया गुणा, जोड़ को दिखाएगा, मतलब उसको रिप्लेस करेगा। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना यार, इस मल्टीप्लाई को जोड़ ऐसे कर दो। उसके बाद 2 को सेम ऐसे लिखना है, दिख रहा है सभी को, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये लेस देन का साइन है, ये किसको दिखाएगा? घटाने को। मतलब ये लेस देन का साइन को आप क्या करेंगे, ये माइनस से रिप्लेस करेंगे, और सेम एज आप यहाँ पे 4 कर देंगे, दैट्स इट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन नजर आ रहा है। डिवाइड किससे दिखा रहा है? अपने को बड़े को दिखाना बोला, तो डिवाइड किससे रिप्लेस होगा? बड़े से। उसके बाद यहाँ पे 6 सेम आएगा, ऐसे लिखिए, और यहाँ पे फिर प्लस, प्लस किससे रिप्लेस होने वाला है? देखो यहाँ पे प्लस कहीं है, देखो प्लस, प्लस भाग से रिप्लेस होगा, तो प्लस को भाग से रिप्लेस कर दो, कुछ ऐसे। क्लियर होगी बात। और फिर अगेन आपके पास 3 है, तो आप इसको 3 को ऐसे कर लीजिए, और फिर आपके पास लेस देन का साइन है, घटाने को, मतलब जो लेस देन है वो घटाने को दिखाएंगे। तो मतलब ये इस टाइप से आप नेगेटिव इसको कर देंगे और आपको 2 मिलेगा। क्लियर होगी बात। अब आप इसको थोड़ा सा जो नॉर्मल वे में सिंपल जो मैथमेटिक्स होती है, ठीक, गुणा भाग आपको करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये आपके पास जो सिस्टम है इस तरह तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 3 + 2 5 होगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे तो होता है। और इधर आप ऐसा कुछ कर लीजिए, यहाँ पे 3 × 2 = 6 होगा। देखो यहाँ पे डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद क्या आएगा? ये 2 आएगा, और 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 1 इज ग्रेटर देन आपके पास 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये वाला जो मेरे पास है ना इक्वेशन, ये वाली, ये मुझे फॉलो कर पा रहा हूँ मैं इससे, मतलब इससे मेरा आंसर निकल रहा है। तो इसलिए जो आंसर ऑप्शन बी होगा वो सही आएगा। अदरवाइज आप किसी में भी वैल्यूज़ को पुट करोगे, आप अपने साइन चेंज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं।
गुणा श्यामला का पुत्र है, तो आप इसको कैसे करेंगे? जैसे भी आपके पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? गुणा श्यामला का पुत्र है, तो आपने क्या कहा कि भैया ठीक है आप इसको ऐसे बना दो, जो गुणा है वो श्यामला का पुत्र है ना, तो हम श्यामला को ऐसे बनाएंगे कि भैया ये है श्यामला। श्यामला कौन है? जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन श्यामला जो है उसका जो पुत्र है वो गुणा है, तो हमने इसको गुणा बना दिया। अब ये क्या है? ये पुत्र है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे बना सकते हैं कि भैया जो श्यामला का जो पुत्र है वो गुणा है। हेमंत मनु के पिता है। अभी कहाँ बनाएंगे क्या बनाएंगे अपने को नहीं पता, तो इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं। जिनका रिलेशन इनके साथ बनेगा आप उन्हें बना सकते हैं। गुना की शादी दीपा से हुई है, यानी इसकी शादी करवा दो भैया आप दीपा से। तो गुना की शादी किससे हुई है? गुना की शादी आपके पास हो गई है दीपा से, तो दीपा से इसकी शादी करवा दीजिए। दीपा से हुई। गुना और मनु भाई बहन है। गुना और मनु भाई बहन है, तो हम इसको ऐसे बना देंगे और मनु को यहाँ बना देते हैं। अब ध्यान रखो, गुना और मनु भाई और बहन है, इसका मतलब मनु क्या होगी? यहाँ पे बहन हो जाएगी। प्रतीक जो है दीपक का भाई है। प्रतीक कौन? दीपा का भाई। दीपा कहाँ है? यहाँ पे। दीपा का भाई है आपके पास प्रतीक, तो दीपा का भाई बना दो इसमें प्रतीक को। तो हमने दीपा के भाई प्रतीक को भी बना दिया, तो ये भी ऐसा कुछ मामला सेट बन गया। श्यामला का एक ही पुत्र है। श्यामला का एक ही पुत्र है। श्यामला का बोला कौन है? एक ही पुत्र है, ऑब्वियसली बात है गुणा हो गया। रोशन जो है गुणा का पुत्र है, और रोशन को हम क्या बना देंगे? ये रोशन हो गया। और रोशन क्या है? ये गुणा का पुत्र है, तो ठीक है भैया हमने इसको एक पुत्र भी बना दिया, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। प्रतीक क्या बोला जाता है? प्रतीक जो है कल्कि के पिता हैं, तो हमने क्या कहा? ठीक है भैया ये प्रतीक हैं, और ये आपको हमने बना दिया कि कल्कि के क्या हैं? ये पिता हो गए। कल्कि कौन है अपने को नहीं पता, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। जतिन मनु का पुत्र है। जतिन कौन है? मनु का पुत्र। अब जतिन कहाँ है? तो जतिन को यहाँ बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया जतिन। और जतिन कौन है? ये पुत्र है। किसका है? ये मनु का पुत्र है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, तो प्रतीक की बोला कोई बेटी नहीं है, तो यहाँ पे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब जो कल्कि है वो आपके पास क्या होगा? ये एक मेल हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? तब हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है भाई, हमें ये बताना है। हेमंत का रोशन के पिता संबंध, यानी हेमंत क्या लगेगा? रोशन के पिता का। अब देखो रोशन कौन है? रोशन के पिता कौन है? गुणा। ठीक, तो हेमंत क्या लगेगा रोशन के पिता का? अब हेमंत तो हमारे पास है ही नहीं अभी, ओके हमने ये छोड़ा हुआ है यहाँ ऊपर। हेमंत मनु के पिता हैं। हेमंत कौन है? मनु के पिता। तो इधर आ जाएंगे, तो हेमंत को ऊपर बना लीजिए ऐसे। तो हेमंत आपके पास आ गए भैया यहाँ पे, और ये क्या है? ये पिता हैं। ध्यान रखो, ये श्यामला कोई आपके पास फीमेल होगी फिर ऐसे, क्योंकि इसका पुत्र है गुणा। क्योंकि गुणा और मनु आपस में क्या है? ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, फाइनली हमसे क्या पूछा था? हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है, आपको ये बताना था। तो भैया आपके पास क्या बोल रहा है? रोशन के पिता। रोशन के पिता कौन है? गुणा। तो ये क्या है बोला? जो हेमंत है बोला वो क्या लगेंगे गुणा के? तो भैया पिता होंगे, सीधी सी बात है। जरा समझिएगा इस बात को। आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर फील हुई होगी। क्या बोला इसने? देखो सिंपल सी बात है, हेमंत का रोशन के पिता से संबंध, मतलब हेमंत क्या है? रोशन के पिता का। तो रोशन के पिता कौन है? गुणा है। तो गुणा, तो इसको पूछा था जो हेमंत है वो क्या होगा गुणा का? तो ऑब्वियस सी बात है पिता होगा। तो इस टाइप से जो है आपको चीज़ों को थोड़ा सा सोचना था। ये आज का जो प्रश्न है ये थोड़े अच्छे प्रश्न मुझे लगे, तो आपको इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा ध्यान दे के इनको करना था। दी गई आकृतियों की समानता की दृष्टि से समूहीकरण कीजिए। मान लो अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि 1 4 7 क्या सेम है? आप देखोगे ये 1 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 7 है। आप देखोगे 4 साइड है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का है। देखो 4 भुजा है ना इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक, तो ये एक चार्ट ठीक है हमने ये बना दिया। 2 5 8 को देखिए, 2 5 और 8 कहाँ पे है? देखिए ये 2 है। ठीक, ये कुछ बाउल सा आपके पास 3D फिगर है। आप देखेंगे 5, ये सिलेंडर टाइप का फिगर है। ये आप देखेंगे ये आपको घन नज़र आ रहा है, मतलब 3D फिगर है। एक हाइट होगी इसमें। ठीक, तो मतलब ये कुछ आपके पास क्या होगा? ये इक्वल जैसे एक जैसे नज़र आ रहे हैं। फिर 3 6 9 देखिएगा। 3 देखिएगा आपके पास एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, मतलब 3 साइड है, और ये भी त्रिभुज है 3 साइड है। तो ऑब्वियसली बात है यार, मेरे पास जो है पहला वाला इसका आंसर आ जाता है, बाकी इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो इस टाइप से जो है आपको थोड़ा सा इनको देखना है। क्वेश्चन देखिए 92, यदि मई पहली तारीख बोला मंगलवार है तो जून की पहली तिथि कौन सी होगी? आप तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो शायद समस्या नहीं हुई होगी। देखो मई आपके पास 31 हो जाता है, सीधी सी बात है। इससे एक तारीख कम कर दो, यानी 31 से एक कम किया आपने, कितना मिला आपको? 30। और 1 जून तक जाना है तो इसमें एक और ऐड कर दो, मतलब सिंपल सी बात है 31 आ जाएगा। विषम दिन निकालने आपको आते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिलेगा। 3 रिमाइंडर मिलने का मतलब मंगलवार में आप 3 दिन और आगे चले जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? बुध बृहस्पति और शुक्र
शुक्र, यानी बी जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में बोला सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं ना यार हम, ये मान लो आपके पास ये कुछ हो गया आपके पास यहाँ से, और जो 40 छात्र हैं सौरभ बोला शीर्ष से 8वें नंबर पर है, तो शीर्ष से बोलो हम इधर से बना लेते हैं। इसको हमने बनाया, ये सौरभ है और सौरभ कौन सी पोजीशन पे? 8वें पोजीशन में है सौरभ, ठीक। और फिर क्या बोला? ममता रैंक सौरभ से 5 अधिक है, ठीक। अगर सौरभ 8वें पोजीशन पे है तो वो 5 ज़्यादा है, मतलब एक 9 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जाके आपके पास ये जो पोजीशन होगी किसकी होने वाली है भाई? ये आपकी जो पोजीशन होगी वो होगी आपके पास ममता की पोजीशन, और ये कौन सी होगी आपके पास? ये ममता की 13वीं पोजीशन होगी, ठीक है ना। 8 और 5 13 हो जाते हैं, बहुत सिंपल है। तो ममता की नीचे से रैंक बतानी है, मतलब यहाँ से बताइए ममता की रैंक क्या होगी। अच्छा देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम टोटल लगाते हैं। आपके पास टॉप से करेंगे हम इसमें, प्लस हम बॉटम से करेंगे, -1 कर देंगे। टोटल मुझे पता है अभी टोटल 40 छात्र आपके पास हैं यार। टॉप से कितना है आपके पास इसकी रैंक? टॉप से यार इसकी 13वीं है, प्लस बॉटम से बी लिख देंगे और -1 कर देंगे। देखो 13 में से 1 माइनस कर दो, 12 आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। और इस 12 को यहाँ ले आओ, यानी 40 - 12 कर लेना आप, तो आपका बॉटम से नंबर मिल जाएगा। यानी बॉटम से आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? 28 आ जाएगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन बी जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? 94 क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बोला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा चीज़ें समझ में आ जाए। हालांकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ समझ में आ पाए, क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों के, ठीक। फिर मैं शॉर्टकट भी लेके चले जाऊँगा, तो आप अपने ही बिहार पे जो है चीज़ें थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसने क्या मतलब, अब ऐसे तो करना है वैसे, हालांकि आप वैसा करोगे तो तब भी मामला बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तो बस केवल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग के लिए होता है। बाएं से छठा अक्षर, देखो बाएं से छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा? देखो बाएं से होगा छठा अक्षर आपके पास, देखो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी बाएं से आया यू, छठा अक्षर। फिर उसके बाद देखो 19वां कौन सा होगा यहाँ पे? देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी एच। अब यहाँ पे कुछ भी हो, अगर पहले भी अगर आप देखो कुछ भी हो, अभी भी हमें क्या करना है, इन छठे और 19वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे हमें ये बताना है। तो आप बताइए कितने अक्षर हैं? तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी 12 अक्षर हैं। यानी इसमें आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने के लिए, बाकी यार उल्टा भी लिखो इसको तभी तो 12 ही तो आएंगे उसमें, क्योंकि 13 ऊपर होंगे, 13 नीचे होंगे, तब भी आपके पास छठा इधर से होगा, 19वां जो भी होगा तब भी वहाँ पे उतने ही लेटर आपके पास आ जाएंगे। 95 की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप इसमें देख लेंगे कि कितने आपके पास आकृति मिल रही है। देखो तो सिंपल है ये, पहले आप हमेशा क्या करें कि सिंगल काउंट करने की कोशिश करें। सिंगल बोले तो कैसे काउंट होगा आपके पास? एक ये वाला काउंट होगा, सभी लोग देख पा रहे हैं आपके पास ये इस टाइप से, एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास यहाँ पे ये है, ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, इस टाइप से आपके पास ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 5 हो जाएगा, और इस टाइप से आपके पास ये वाला 6, इस टाइप से आपके पास इधर 7 होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 9 हो जाएगा, और इधर से आपके पास ये 10 हो जाएगा। सॉरी 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है। नंबरिंग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, और 11 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? यानी यहाँ पे एक वाले कितने आ गए? 11 आ गए, ठीक है। तो मतलब 11 ट्रायंगल ऐसे हैं जो मैंने आपको काउंट करवा दिए हैं। अब ध्यान रखो इसमें और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एक आपके पास ये ट्रायंगल बनेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन 3 चारों को मिला के एक तो आपको ये मिलेगा, पहली बात इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। एक ये है, एक आपको ये भी तो मिलेगा यार, ये वाला ऊपर वाला, देखो ये 2 हो गए, सिंपल सी बात है। एक देखो आपके पास ये मिलेगा 3, कौन सा? इधर ऐसे, और एक इधर से मिलेगा 4, ठीक। तो ये आपके पास कितने हो गए? आपके पास 4 ट्रायंगल हो गए, ये जो मैंने अभी आपको काउंट करवाए हैं, तो ये आपके पास 4 और हो गए। और एक आपके पास जो ये पूरा बड़ा वाला है, अभी तक हमने ये काउंट नहीं किया है, तो एक आपके पास पूरा बड़ा वाला काउंट कर लो, आपके पास एक और मिल जाएगा, और टोटल आपके पास जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे, यानी ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, निम्नलिखित में से कौन सा बोला रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक्रोनिम है? ओके, एक्रोनिम है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में बेसिकली बात हो रही है, और रीयूजेबल के बारे में बात हो रही है। रीयूजेबल का मतलब जिसे आप दोबारा से यूज कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे CD कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जिसे बोला जाता है, या सिंपल कॉम्पैक्ट डिस्क आप उसे कह सकते हैं। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, DVD है। इनको अगर आप एक बार फिल कर देते हैं ना तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। हालांकि वैसे रोम में इरेजेबल भी होता है, बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्रोनिम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो सटीक आंसर आएगा ना यार, वो आएगा आपके पास CDRW, यानी इसका मतलब होता है रीड करना, और इसका मतलब दूसरा का मतलब क्या है इसमें, राइट करना। मतलब रीड और राइट इसमें आप दोनों तरीके से किया जा सकते हैं। मतलब आप उसमें डेटा डाल भी सकते हैं, उसमें डेटा मिटा भी सकते हैं। इसलिए आपके पास आंसर क्या बनेगा, B वाला बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। 97 देखिएगा, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है। कहाँ रहता है भैया डेटा यथावत, क्या रैम में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता भैया। देखो ध्यान रखो, रैम आपके पास क्या होता है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जैसे ही लाइट चली जाती है आपका डेटा यहाँ पे लॉस हो जाता है, मतलब डेटा चला जाएगा, डेटा हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डेटा यथावत नहीं रहता है रैम में। मदरबोर्ड का तो यार स्टोरेज तो डिवाइस है ही नहीं ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास रैम और रोम दोनों आ जाते हैं, रैम भी आता है और रोम भी आता है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, ये आपके पास बिल्कुल काम की चीज़ है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास लाइट कभी भी चली जाती है तो तब भी डेटा यथावत रहता है। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, समझ में आ गई बात? हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होगा, क्या डेटा या लाइट चली गई तो क्या डेटा उड़ जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं, डेटा जहाँ है वहीं कहीं सेव रहेगा। क्लियर हो रही बात? तो ये आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में वैसे रोम का भी यही रोल होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें भी डेटा आपका यथावत रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने जो है, जिनको कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको जरूर चेक कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पब्लिक के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होंगे इंटरनेट पर। ये आपके पास इंटरनेट पर मुफ्त सॉफ्टवेयर होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। इंटरनेट पर क्या होंगे, ये मुफ्त सॉफ्टवेयर होंगे। बहुत सिंपल सी बात है यार, कि कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसे होते हैं जिनको हम ओपन सोर्स बोलते हैं। जैसे लाइनक्स वगैरह देखते हैं ना आप, ओपन है। आपके पास एंड्रॉइड है, वो ओपन है। ओपन का मतलब जिसका कोड सबके लिए है, आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई बाहर वाला भी यूज़ कर सकता है। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, आप उसमें कोडिंग भी सीख सकते हो। तो ये होते हैं आपके पास ओपन सॉफ्टवेयर। क्लोज क्या है? आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, आपके एप्पल के सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास क्या है, क्लोज है, उसको देखा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो इसलिए आपके पास ये क्या होता है, इंटरनेट पर मुफ्त जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं उनको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, कि जो अभी पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए, देखो यार इसमें क्या है, अगर कोई स्मृति है और उसमें जो आंकड़े हैं कहाँ पे होते हैं, उनको विशेष रूप से किस टाइप से जो है व्यक्त करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पता। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको पता बोलते हैं, ठीक है। तो पता मतलब एड्रेस होता है, सिंपल सी बात है। तो भैया आप किसी भी डेटा को कहीं पे सेव जब करते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई एक पता होगा, वहाँ पे जाके आप उसको सेव करने वाले हो। क्लियर होगी बात? तो इसलिए जो है आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। तो इसमें अभी ज़्यादा जाएंगे नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके पास है? तो यार जो आपके पास ये बिंग है ना, तो ये जो बिंग है यार, इसका जो स्वामित्व है वो आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट के पास। ये आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट के पास इसका स्वामित्व आता है, वो आता है आपके पास 2009 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2009 से। इसके अलावा यार आपके पास जैसे याहू के बारे में हम बात कर सकते हैं। जो आपके पास याहू है, ये आपके पास क्या है, ये अमेरिकी सेवा प्रदाता कंपनी है, ठीक। ये क्या करेगी आपके पास, ये देखो, ये आपके पास 1994 की है। इसको भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं, कब की है ये आपके पास 1994 की है। और आपके पास जो अमेज़ॉन है, इसको भी थोड़ा याद रख सकते हैं। आपके पास इस अमेज़ॉन का आपके पास क्या होगा इसका, चलो अमेज़ॉन, देखो इसका तो आपके पास पहले पता होना चाहिए, ये वॉशिंगटन में है ये वाली कंपनी अमेज़ॉन, और बाकी इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। अल्फ़ाबेट इनके बारे में आप, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास गूगल की मूल कंपनी है। ये क्या है, गूगल की मूल कंपनी है, ठीक। तो जो आप कहते हो ना गूगल, आज जो कहते हैं वो पहले यही था आपके पास, पहले गूगल नहीं था वो पहले आपके पास यही था, आपके पास अल्फ़ाबेट नाम से, वो लैरी पेज ने जो बनाया था। तो इस टाइप से जो है ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिसको थोड़ा सा अमेज़ॉन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, आप इंटरनेट वगैरह से सर्च करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो ये क्वेश्चंस रहे होंगे आपको ये समझ में आए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के छूट गए थे, तो ये इस वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहला जो कल था वो शायद उसमें थोड़ा सा 2 क्वेश्चन जो है स्लाइड में मिसिंग थे, ठीक। तो वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इनको करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है इनको यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसमें क्या था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर बोला किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया हो
तो इस प्रकार काटना बोला इन्हें कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनका केवल एक सतह रंगीन होगी। देखो इसमें अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, मतलब कि क्या होगा कैसे होगा, इसमें आपको एक सिंपल एक बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है कि देखो जो घन होता है ना, हमें बोला हुआ ना 125 छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके। तो अब देखो 125 किसका आपका क्यूब रूट होता है। आप बोलोगे यार ये 5 का क्यूब रूट होता है, ऐसे तो होता है, ऐसे होगा ना, ये 3 रूट ऑफ 125 जो मैथ्स वाले हैं उन्हें पता होगा। लेकिन फिर ये वाली इतनी गणित जो है ये गणित समझ में नहीं आती हर किसी की। तो हम सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि भैया आपके पास जो होगा ये आपके पास जो 5 का क्यूब आपके पास 125 होने वाला है। और जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए, प्रश्न कैसा कि भैया आपको बताना है कि यहाँ पे एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने आपके पास यहाँ पे घनों की संख्या होगी। तो आपको मैं यहाँ पे ना 2-3 जो है इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपके पास ये आ जाए कि दो फलकों पर रंग वाला घन, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया किन्हीं भी 2 फलकों पर जो है आपके पास जो रंग वाला घन होगा वो कौन सा होगा। तो तब उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n-2 × 12, मतलब n की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो अभी n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 5, ठीक है, मतलब जिसका भी वो क्यूब बन रहा है। तो आप इसको एक तो ये कर लीजिएगा, तो एक तो आपके पास फॉर्मूला ये बनता है। अच्छा, कभी भी अगर प्रश्न आ जाए, जैसे ये प्रश्न है केवल एक फलक रंग वाला घन, अगर आपके पास ये प्रश्न हो जैसे कि एक सतह जो होगी रंगीन होगी, अगर प्रश्न ये होगा तब उस केस में आप एक काम कीजिएगा n-2 स्क्वायर × 6 कर लेना, मतलब आपके पास ये फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है, बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। और अगर प्रश्न ये आ जाए कि बिना रंग वाला घन या बिना रंग वाला आपके पास सतह होनी चाहिए, तो उसके लिए n-2 की पावर क्यूब आपके पास हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी के लिए आप क्या करेंगे, अभी आपको केवल एक सतह पूछी हुई रंगीन बतानी है, तो एक सतह के लिए आप क्या करेंगे, एक सतह के लिए आप सिंपल सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n-2 का स्क्वायर × 6। अब n-2 स्क्वायर × 6 का मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी है भैया, 5 है। यानी हम क्या करेंगे, 5 माइनस यहाँ पे 2 करने वाले हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, n-2 बोल तो 5 - 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6, यानी 5 - 2 का मतलब कितना हो जाता है 3, यानी 3 का स्क्वायर कर लो और 6 कर लो। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है और 9 6 आपके पास कितना हो जाता है, आपके पास 54 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर बन जाता है। तो कभी भी ध्यान दो, अगर आपके पास इस टाइप से प्रश्न आए कि भैया एक सतह रंगीन होनी चाहिए, तो उस केस में आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। और अगर आपको बोले कि 2 फलकों पे रंग होना चाहिए, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। और इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सभी ऊँट बोला गधे हैं। तो हमने क्या कहा कि भैया ठीक है, आप एक काम कीजिए, सभी ऊँट बोला गधे हैं, तो हमने कहा सभी ऊँट, और सभी ऊँट क्या है आपके पास, गधे हैं, तो सभी ऊँट गधे बना दिया ऐसे। फिर इसने बोला कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, तो कुछ बिल्लियाँ क्या है, ऊँट, तो हमने क्या कहा, कुछ बिल्लियाँ क्या है आपके पास, ऊँट है, तो ये बिल्ली वाला हो गया। और तीसरा इसने क्या बोला, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, सभी डॉल्फिन हैं बिल्लियां। इसका मतलब जो डॉल्फिन होगा वो बिल्ली के अंदर आएगा। यानी आप ना इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि सभी जो डॉल्फिन है वो बिल्ली हैं, ये तो हो गया इसका मतलब। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आप इसके और भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका ये वेन डायग्राम भी तो बना सकते हैं। यहाँ पे ये ऊँट हो गया, जैसे हम बना ही रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, गा से गधा हो गया। आप यहाँ पे क्या बना रहे थे, आप इसको ऐसे बना रहे थे। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये वी से ये बिल्ली हो गया। और आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है डॉल्फिन को। अभी भी तो आपके पास जो डॉल्फिन है वो आपके पास क्या है, डॉल्फिन अभी भी आपके पास जो है बिल्लियों के अंदर है, यानी सभी डॉल्फिन अभी भी बिल्लियाँ हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको समझो। जैसे पहला है सभी डॉल्फिन गधे हैं, क्या ये बात सही है, सभी डॉल्फिन क्या गधे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर सभी डॉल्फिन गधे होता तो आपके पास डॉल्फिन ऐसे होती, सभी डॉल्फिन, और गधा इसके बाहर से होता, तब आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो सही बनता। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, तो पहले वाला तो ऑटोमेटिकली गलत है। दूसरा, कुछ डॉल्फिन गधे हैं, क्या ये बात सही है, कुछ डॉल्फिन गधे हैं? अगर आप देखोगे इस वाले फिगर में तो आप देखोगे ये बात बिल्कुल सही है, कुछ डॉल्फिन आपके गधे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ जो इनका इलाका आ रहा है, मतलब कोई आपके पास एक रीज़न ऐसा आ रहा है जो कॉमन है, बात सही है। बट इस वाले केस में देखिएगा यहाँ पे डॉल्फिन और गधे का कोई भी आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपका
एक में रिलेशन बन रहा है, एक में रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो गलत ही होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आपके पास ये वाला भी गलत ही होना चाहिए। बताओ बात समझ में आ गई। तीसरा, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे देखिए, क्या ये बात सही है कुछ गधे बिल्लियाँ हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ गधे बिल्लियाँ आ रहा है भैया, देखिएगा कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास कुछ गधे क्या है, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। तो ये वाला बात बिल्कुल सही है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, सभी बिल्लियाँ गधे हैं। क्या ये बात सही है सभी बिल्लियाँ गधे हैं? भैया अगर सभी बिल्लियाँ गधे होती तो बिल्ली ऐसे आता और गधा इसके बाहर से आता, तब मैं कहता कि भैया सभी जो बिल्लियाँ हैं, यही है ना, बिल्कुल यही है, सभी बिल्लियाँ गधे हैं। तो ये कुछ आपके पास ऐसा प्रश्न बनता, प्रश्न का मतलब ये ऐसे आपके पास जो वेन डायग्राम बनता, जो कि नहीं बन रहा है इस समय। आप देखोगे तो इन दोनों वेन डायग्रामों में ऐसा कोई भी वेन डायग्राम नहीं है कि जहाँ पे आपके पास जो बिल्लियाँ हैं वो अंदर हो और गधे बाहर से हो। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ये भी नहीं आएगा। इसलिए केवल आपको जो बनेगा इसमें आंसर वो बी बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यार ये वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो छूटे हुए थे, तो मैंने आपको जो ये करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ।